नमस्कार दोस्तों, मैं हरदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 28 मई और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज फटाफट आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और फटाफट वीडियो को लाइक भी कर दें। आपको पता होगा कि हमारा लक्ष्य है कि हर प्रतियोगी परीक्षार्थी तक ये हमारा करंट का वीडियो पहुंचे और साथ ही साथ में हमारा जो मेन टारगेट है, जो हमारा मेन लक्ष्य है कि आपके एग्जाम में, चाहे वो आपका एग्जाम यूपी पीसीएस का हो या फिर यूपी पीसीएस आरओ री एग्जाम हो या फिर किसी भी राज्य सिविल सेवा परीक्षा का एग्जाम हो, आपका एक भी करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में गलत ना होने पाए। तो फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए और हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था और हमने आपसे कहा था कि आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अधिकतर लोगों ने दिया था। उम्मीद है कि आज ये संख्या धीरे धीरे करके बढ़ेगी। मैं चाहता हूं कि जितने लोग वीडियो देखें वो कम से कम 1 मिनट का समय निकाल करके जो वीडियो के अंत में पूछा गया प्रश्न होता है उसका उत्तर जरूर दें। तो पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताइए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई फिलहाल कितनी है। तो आपके ऑप्शन थे 4, जिसमें से सही उत्तर अर्थात राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर। यहां पर मैंने आपको एक पॉइंट और समझाया था। मैंने आपसे कहा था कि रियल जो डेटा है उस रियल डेटा के अकॉर्डिंग दरअसल जो माउंट एवरेस्ट की वर्तमान ऊंचाई है उसमें से 2 मीटर की क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। अर्थात वर्तमान में जो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी हो गई है? 8,850 मीटर। ध्यान रखिएगा। लेकिन चूंकि होता क्या है कि चीजें अपडेट नहीं होती हैं, इसलिए पुराने डेटा का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आपके ऑप्शंस में 8,850 मीटर होगा तो 8,850 को टिक करिएगा। अगर साथ ही साथ में दोनों ऑप्शन हो गए हैं 8,848 भी अगर आपके ऑप्शन में है, 8,848 भी अगर आपके ऑप्शन में है तो फिर ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में ये है तो इसको लगाइएगा, नहीं तो 8,848 मीटर ही सही उत्तर होगा आपका, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आज के वीडियो पे, यानी कि आज का जो हमारा पहला करंट अफेयर्स है उस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी है कि बताइए हाल ही में आए रेमल जो चक्रवात है आपका, यानी कि जो रेमल साइक्लोन है, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। आपको एक बात बता दूं कि चक्रवातों से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। चक्रवात क्या होते हैं, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, चक्रवात का किस प्रकार से ये हानिकारक होते हैं, इसको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, आदि आदि प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ में प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चक्रवात की उत्पत्ति कहां से हुई है, उसने किन किन इलाकों में अपना प्रभाव जो है दिखाया है, इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो प्रश्न पूछा है कि बताइए हाल ही में जो रेमल चक्रवात आ रहा है या आया है, इसकी व्युत्पत्ति अर्थात उत्पत्ति कहां से हुई है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी, या फिर ऑप्शन नंबर बी अरब सागर, या फिर ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात वे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जो है रेमल चक्रवात की क्या हुई है? व्युत्पत्ति अर्थात उत्पत्ति हुई है। आइए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। तो हाल ही में आए रेमल चक्रवात की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से हुई है, ठीक। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा, रेमल शब्द दरअसल क्या है? अरबी भाषा का एक अर्थ है और जिसका मीनिंग जो होता है वो क्या होता है? रेत होता है, रेत यानी बालू, ठीक है। दूसरा, अगर रेमल नामकरण की बात करें कि नामकरण किसने किया है, तो ओमान ने किया है। देखो ये वाला जो पॉइंट है ना कि जो चक्रवात होते हैं उसका नामकरण कौन करता है, कौन देश करता है, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब भी कोई चक्रवात आए, चर्चा में रहे, तो चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है, यह पॉइंट आपको पता होना चाहिए। प्लस उत्पत्ति उसकी कहां से हुई है, यह भी आपको पता होना चाहिए। आइए इसकी हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में और चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या होते हैं चक्रवात, यानी कि चक्रवात क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइक्लोन्स बोलते हैं। ओके, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आज थोड़ा सा इसको एक बार हम लोग दोबारा से देख लेते हैं। देखो चक्रवात क्या होता है? निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, यानी कि जो उसके मिड में जो उसका मूल होता है उसमें क्या होता है? लो प्रेशर होता है, ठीक है, जिनके चारों ओर क्रमशः बढ़ते वायुदाब की समदाब रेखाएं होती हैं। एक पॉइंट। दूसरा,
चक्रवात में पवन की दिशा परिधि से केंद्र की ओर होती है। देखो ये फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझिए, ये हो गया आपका, ठीक है। यहां पर क्या होगा, बीच में क्या होगा, लिखा है कि चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों ओर क्रमशः बढ़ते वायुदाब की समदाब रेखाएं होती हैं। चक्रवात में पवन की दिशा परिधि से केंद्र की ओर होती है। यहां पर क्या होगा, यहां पर लो प्रेशर होता है, बीच में क्या होगा, लो प्रेशर होगा, और जैसे जैसे आप बढ़ेंगे यहां पर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, यानी कि उच्च दाब होगा। तो पवनें क्या होंगी, उच्च दाब से निम्न दाब वायु की तरफ बढ़ेंगी, अर्थात परिधि से क्या होंगी, परिधि से जो है केंद्र की तरफ जो है हवाएं चलेंगी इस तरीके से, ठीक है, ऐसे इस तरीके से चलेंगी, क्योंकि क्या होगा, पवनें क्या होंगी, उच्च वायुदाब से, अर्थात हाई प्रेशर से किसकी तरफ, लो प्रेशर की तरफ से चलेंगे। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट इसमें और ध्यान रखना है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा पॉइंट, देखो यह पॉइंट है। पहली बात तो कि चक्रवात में पवन की दिशा परिधि से केंद्र की ओर होती है, परिधि से केंद्र की ओर होती है, इस प्रकार से हवाएं चलेंगी, इस प्रकार से घूमते हुए, एक बात। दूसरा, इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई की दिशा के विपरीत, उत्तरी गोलार्ध, ठीक, देखो आप इसको दूसरी तरह से समझिए, उत्तरी गोलार्ध, ठीक, देखो ये पॉइंट पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखना। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका विषुवत रेखा, ये क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिण गोलार्ध, ठीक है। तो कह रहा है कि जो उत्तरी गोलार्ध होगा वहां पर क्या होगा, घड़ी के सुई की दिशा के विपरीत होगा, यानी कि जो ये चक्रवात आएगा इसकी जो दिशा होगी घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होगी, अर्थात अपोजिट होगी। घड़ी की सुई कैसे चलती है, इस प्रकार चलती है, ऐसे घूमती है, लेकिन क्या होगा, ये उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकार से घूमेगा, इस प्रकार से कुछ ऐसे घूमेगा, इस प्रकार से, यानी कि पवनों की दिशा कुछ इस प्रकार से काम करेगी, ठीक। और क्या होगा, दक्षिण गोलार्ध में इसका जस्ट अपोजिट होगा, वहां पर घड़ी की सुइयों के अनुसार काम करेगा, ठीक है। और इसी का ठीक उल्टा क्या होता है, प्रतिचक्रवात होता है, अर्थात एंटी साइक्लोन होता है। एंटी साइक्लोन में जितने पॉइंट्स यहां पे लिखे हुए हैं इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा, वो एंटी साइक्लोन होगा। साइक्लोन आने पर क्या होगा, मौसमी दशाएं परिवर्तित होती हैं, टेंपरेचर हाई होता है और बारिश और तूफान आता है साइक्लोन के आने से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इन पॉइंट्स को एक बार अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। चक्रवात क्या होते हैं, ठीक है, और चक्रवात के प्रकार कितने होते हैं, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। जहां ये पहुंचते हैं वहां बारिश और तापमान की दशा को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और बाकी ये वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया है इसको आप लोग क्या करिएगा, अच्छे तरीके से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसको एक बार दोबारा से फिर से समझ लीजिए कि चक्रवात में पवन की दिशा परिधि से केंद्र की होती है, ठीक है। दूसरा, इन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में होती है। दूसरा पॉइंट कि और दक्षिण गोलार्ध में अनुकूल होती है, अर्थात दक्षिण गोलार्ध में ये घड़ी के सुइयों के अनुसार ही जो है इनकी हवाएं चलती हैं, यानी कि जिस प्रकार से घड़ी की सुई राउंड करती है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एंटी साइक्लोन अर्थात प्रतिचक्रवात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, दाल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। तो दाल उत्पादन में दरअसल भारत का स्थान प्रथम है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग फटाफट। तो दाल उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है, ओके। और भारत दालों का सबसे बड़ा क्या है, उपभोक्ता भी है, ये वाला पॉइंट भी आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और दालों के उत्पादन को लेकर के, दालों के आयात निर्यात को लेकर के भारत सरकार वर्तमान में बहुत अच्छा काम कर रही है। हालांकि एमएसपी भी बढ़ा रही है सरकार, लेकिन अभी भी एमएसपी और बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि किसानों को इसका भरपूर फायदा मिल सके, ठीक है। और दालें जो होती हैं, ठीक है, तो दालों में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला आपने पॉइंट सुना होगा, याद है आपको, कि दलहनी जो पौधे होते हैं उनकी गांठों में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग जो है बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है, याद होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता नबाम अतुम का निधन हो गया है, वो किस राज्य से संबंधित है। अभी इनके निधन पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है शोक संवेदना व्यक्त की थी। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बताइए कि ये किस राज्य से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है 4, जिसमें से आपका कौन सा उत्तर सही होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो सामाजिक कार्यकर्ता नवाब अतुम जी थे वो अरुणाचल प्रदेश से थे, और अरुणाचल प्रदेश के सांस्कृतिक विविधता और एकता के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा कार्य किया था। साथ ही साथ में जो है इन्होंने जो ये थे, ये अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा जो आयोग है
उनके पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके थे। ठीक है, तो काफी ज्यादा इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के लिए वर्क किया था। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता नबाम मतुम का क्या हो गया, निधन हो गया है। वह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित थे। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान को मजबूत बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। बहुत बड़ा योगदान है अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक चीजों को जो है बढ़ाने में। इसके अलावा वे अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हीट इंडेक्स, अभी हाल ही में हीट इंडेक्स जारी किया गया, आपको पता होगा। किसके द्वारा हीट इंडेक्स जारी किया जाता है बताइए। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए CSIR, ICAR, या फिर सी भारत मौसम विज्ञान विभाग, या फिर डी नीति आयोग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात भारत मौसम विज्ञान विभाग। और आपको पता होगा कि इस समय गर्मी जो है अपने प्रचंड स्थिति में है, यानी कि भारत के हर एक राज्य में जो है बहुत ही विकट गर्मी हो रही है, जिसके प्रमुख कारणों में मैं समझता हूं ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, अंध जो प्रगति है, जो भौतिकतावादी जो प्रगति है, इसका प्रमुख कारण है। पहाड़ों पर जहां पर मनुष्य को नहीं जाना चाहिए वहां पर भी जा रहा है। इस समय आप लोग देख पा रहे होंगे पहाड़ों पे बहुत लंबे लंबे जाम लग रहे हैं, यानी कि जहां पर शांति होनी चाहिए इंसान वहां भी जा रहा है, जबरदस्ती जा रहा है, सुकून के लिए, बिना मतलब के लिए, एडवेंचर के लिए। वो प्रकृति की चीजों को ठीक ढंग से नहीं समझ पा रहा है। हर घर में एसी हो गया है, बहुत हानिकारक है चीजें तो। और विकास इंसान कर रहा है लेकिन प्लांट्स नहीं लगा रहा है, यानी कि पौधों को नहीं लगा रहा है, बस कटिंग किया जा रहा है, यानी कि डिफॉरेस्टेशन कर रहा है। एफॉरेस्टेशन की तरफ मनुष्य का जो है ध्यान नहीं केंद्रित है। तो अपने आप में गर्मी बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं हालांकि। तो हीट वेव क्या होता है, इसके क्या क्या नुकसान होते हैं, एक दिन हम लोग इस पर एक आर्टिकल कर लेंगे। हालांकि आइए देखते हैं कि इसकी व्याख्या क्या होगी। तो भारत में क्या है कि हीट इंडेक्स भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी किया गया है, और हाल ही में भारत में बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए यह इंडेक्स जारी किया गया। अब हीट इंडेक्स कोड है, जैसे अभी आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज में देखा होगा कि क्या हुआ है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट क्या क्या होते हैं, आइए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हरा जो होता है अलर्ट, ये क्या होता है, इसमें जब हरा अलर्ट जारी किया जाए इसका मतलब क्या होगा कि 35 डिग्री सेल्सियस से तापमान क्या है, कम है, यानी कि ग्रीन अलर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 35 से बिलो है, कोई इशू नहीं है। दूसरा, अगर येलो अलर्ट है अर्थात पीला अलर्ट है, इसका मतलब 36 to 45 यानी कि 36 से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में येलो अलर्ट जारी किया जाता है, यानी कि पीला अलर्ट। और अभी हाल ही में अधिकतर स्टेट में ऑरेंज अलर्ट अर्थात नारंगी अलर्ट जारी किया गया था, और यही तापमान इस समय चल रहा है, यानी कि 46 to 55 यानी कि 46 से लेकर के 55 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या होता है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है, जो कि अभी हाल ही में अलग अलग राज्यों में जारी किया गया है। इसके अलावा जो सबसे खतरनाक होता है वो रेड अलर्ट होता है, अर्थात लाल जो है अलर्ट होता है, यानी कि 55 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान। तो कई जगहों पर राजस्थान जैसे इलाकों में जो है रेड अलर्ट जारी किया गया है। बाकी भारत के अधिकतर क्षेत्रों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, बाकी के क्षेत्र हो गए, वहां पर जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि नारंगी अलर्ट जारी किया गया। तो ये आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। जिस देख रहे हैं कि सूर्य की गर्मी किस प्रकार से और किस प्रकार से पारा जो है इंक्रीज करता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, तो भैया जी लोग ऐसा है कि अगर इनसे निपटना है तो कहीं ना कहीं अपनी भौतिकतावादी सुख को छोड़ करके थोड़ा सा प्लांटेशन पे फोकस करना है। ठीक है, जल जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर्यावरण को बचाइए और इन समस्याओं से उबरिए बाहर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में कमांडेंट के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन 4 हैं, इसमें से एक राइट आंसर है, कौन सा हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात गुरचरण सिंह जी को अभी हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट के पद पर नियुक्त किया गया है। यही पॉइंट यहां पर क्या है, मेंशन है। तो हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट के पद पर गुरचरण सिंह को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके अलावा किनका स्थान लेंगे ये, यानी कि इनके पहले कौन थे वाइस एडमिरल यानी कमांडेंट, तो वो थे वाइस एडमिरल अजय कोचर। अजय कोचर के स्थान पर गुरचरण सिंह की क्या हुई है, नियुक्ति हुई है, ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक, चलिए आगे देखिए हम। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय मारखोर दिवस मनाया जाता है। यह शब्द शायद आप लोगों ने पहली बार सुना हो, मे बी, आई डोंट नो, बट हो सकता है। तो
तो अंतरराष्ट्रीय मार्कोर दिवस कब मनाया जाता है? ये दरअसल आपके ऑप्शन है 21 मई, 22 मई, 23 मई या फिर ऑप्शन नंबर डी 24 मई। तो 24 मई को अंतरराष्ट्रीय मार्कोर दिवस मनाए जाने की जो है घोषणा की गई है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों के द्वारा जो है इसकी जो है इसके बारे में जो है कहा गया था, पक्ष लिया गया था इसका। तो क्या है, आइए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय मार्कोर दिवस 24 मई को मनाया जाता है और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 24 मई को अंतरराष्ट्रीय मार्कोर दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। क्या है मार्कोर? तो ये दरअसल पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है, अपने आप में एक प्रकार की जो है क्या है बकरी है, और ये खासकर अपने जो है सींग वगैरह के लिए और बाकी चीजों के लिए क्या है बहुत ही प्रसिद्ध है। और खास बात इसमें यह है कि ये IUCN के रेड लिस्ट में भी है, ठीक है, यानी कि विलुप्ति की कगार पर है। हालांकि धीरे धीरे संख्या इनकी बढ़ी हुई है बीच में भी, ठीक है। तो यह मध्य और दक्षिण एशिया के पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाने वाली क्या है प्रजाति है। यह पाकिस्तान का क्या है राष्ट्रीय पशु भी है और यह IUCN की यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की संकटग्रस्त प्रजातियों के लाल सूची अर्थात रेड लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा। तो यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे खगोल विज्ञान के शाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारतीय मूल के वैज्ञानिक है जिनको अभी खगोल विज्ञान के शाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन है वो वैज्ञानिक? ऑप्शंस आपके हैं, अभिजीत राय जी को, अतुल कुलकर्णी जी को, या फिर श्रीनिवास कुलकर्णी जी को, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा कि अभी हाल ही में खगोल विज्ञान के शाह पुरस्कार से भारतीय मूल के श्रीनिवास कुलकर्णी जी को यह सम्मान दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग व्याख्या। तो व्याख्या के अंतर्गत जो हमने आपको बताया वो वही है, ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं भारतीय मूल के, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। कोई भी व्यक्ति जो भारतीय मूल का है और उसे जो है अगर कोई प्रतिष्ठित सम्मान या कोई उसे उपलब्धि हासिल होती है तो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या होता है महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे हम लोग बढ़ते थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ओलंपिक खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक कब जीता? ये इंपॉर्टेंट है। अभी ओलंपिक होने वाले भी हैं और ओलंपिक से प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे भी जाएंगे। तो बताइए कब जीता, फटाफट इसके आंसर बताइए आप लोग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1928 में जो है अभी जो है क्या हुआ था ओलंपिक खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। आइए इसकी हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। तो भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक कब जीता? 26 मई 1988, 26 मई 1928 को भारत के द्वारा ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता गया। भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ओके, इसके अलावा यह स्वर्ण पदक भारतीय हॉकी टीम के द्वारा जो है हासिल किया गया था। यह भी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछ सकता है आपकी परीक्षा के में। बताइए कि भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जो है अर्जित किया था? आपको तुरंत उत्तर देना है। हॉकी के खेल में भारत ने अपना सबसे पहला स्वर्ण पदक जीता। कब जीता? तो 26 मई 1928 को, ठीक है। आगे वर्ष 1908 में लंदन के ओलंपिक खेलों में हॉकी को शामिल किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। और अब आप लोग एक प्रश्न बताइए कि हॉकी के जादूगर के नाम से कौन भारतीय प्रसिद्ध है? मेजर ध्यानचंद, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, कॉपीराइट अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया? आपके ऑप्शन है 1952, 1953, 1957 या फिर इनमें से कोई नहीं। कॉपीराइट बौद्धिक संपदा का एक प्रकार है और कॉपीराइट आप लोगों ने अक्सर सुना होगा जब आप कोई किताब लेते होंगे, जब कोई चीज लेते होंगे, ठीक है, तो उसमें कॉपीराइट के रूल्स लिखे होते हैं, ठीक है, कि कॉपीराइट है इस पे। तो क्या होता है ये आजकल बताइए। तो कॉपीराइट अधिनियम कब पारित किया गया था? यह पारित किया गया था आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1957 में कॉपीराइट अधिनियम को दरअसल क्या किया गया? पारित किया गया। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। तो कॉपीराइट अधिनियम 27 मई 1957 को पारित हुआ और कॉपीराइट के अंतर्गत साहित्यिक कार्य आता है, नाटक और संगीत संबंधी कार्य आते हैं, यानी कि इनके द्वारा जो है कॉपीराइट दिया जाता है। इसके अलावा कॉपीराइट के अंतर्गत किसी के कार्य को कानूनी रूप से सुरक्षा दी जाती है। वर्ष 1958 से भारत सरकार द्वारा इसे कानूनी रूप से लागू किया गया। यह पॉइंट आपके लिए क्या है? यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कोई किताब लिखता हूं, मैं कोई साहित्य लिखता हूं,
तो जो मेरा कंटेंट है, जो मेरी चीज है, अगर उस पर मैंने कॉपीराइट लिया है, अर्थात मेरे मैटर पर एक कानूनी जो है मुझे सुरक्षा मिल गई है कि मेरे कंटेंट को कोई और संस्था या कोई अन्य व्यक्ति इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो ये साहित्य पर लागू होता है, संगीत पर लागू होता है, ठीक है। और साथ ही साथ में जो क्या होता है, कुछ और चीजें होती हैं, नाटक वगैरह, उन पर भी ये चीजें लागू होती हैं। आजकल तो YouTube कंटेंट पे भी ये चीजें लागू होने लगी हैं, ठीक है। तो ये बौद्धिक संपदा का क्या एक प्रकार है, ओके। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और अब है आज का आपका प्रश्न जिसका उत्तर आपको देना है। ये प्रश्न आज के वीडियो से अलग है, लेकिन है बहुत आसान। उसका उत्तर देना है कि परितंत्र में, यानी कि इकोसिस्टम जो होता है, उसमें मनुष्य क्या है, मांसाहारी है, ठीक है, या फिर क्या है, सर्वाहारी है, या शाकाहारी है, या अपघटक है। बहुत ही आसान शब्द है, सॉरी क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। बताइए कि एक इकोसिस्टम में, यानी कि एक परितंत्र में मानव क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन इसका सही है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। और अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पर, यानी कि मेंस में किस प्रकार का प्रश्न बनेगा। तो प्रश्न बनेगा आपका कि हीट वेव क्या होता है, और हीट वेव के प्रमुख कारणों का उल्लेख करते हुए इसके समाधान पर चर्चा कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुझे लगता है कि इस बार के मुख्य परीक्षा में हीट वेव से प्रश्न जरूर आएगा। इसके अलावा अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते, इसमें आप लोग चक्रवात के बारे में भी लिख लीजिएगा कि चक्रवात क्या होते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसके प्रकार, इसको भी नोट कर लीजिएगा, आप लोग पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि इसके प्रकार, और इसके अलावा चक्रवात से किस प्रकार से निपट सकते हैं, यानी कि उसको किस प्रकार से मिटिगेट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और चक्रवात, अलग अलग देशों में चक्रवात के क्या कौन कौन से नाम होते हैं, प्री में आपके पूछा जाता है। तो ये आपका टास्क भी है कि चक्रवात को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये हो गए हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और अभ्यास प्रश्न। अब हम लोग मिलेंगे कल कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। करंट का एक भी प्रश्न गलत नहीं होना है, इस भाव से वीडियो को देखा करिए। मिलेंगे कल हम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक।